Yeah, sorry for inconvenience today because I stuck somewhere. Are you able to listen me? ऋषा सुन पा रही हो मुझे? Yes, sir. I'm listening to you. Okay. So, as you are aware that you are enrolled in I mean, postgraduate diploma in pharmaceutical sales management. ऋषा left. Yeah. ऋषा, actually there are very few learner, only you. हाँ खुद काट सुन दे। पा रही हो? हाँ जी सर, मैं सुन पा रही हूँ आपको। Okay. So basically आप क्या कर रही हैं आप? Are you practitioner? No, sir. So you are a fresher. Yes, sir. Good. Any background? Any medical background? Yes, sir. बी फार्म क्या हुआ है? बीफार्मा किया हुआ है आपने. वेरी गुड. और बीफार्मा के बाद यू डिसाइडेड टू ऑप्ट दिस प्रोग्राम. Yes, sir. So what is your expectation? इस प्रोग्राम को करने के बाद क्या करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू बी ए सेल्स मैनेजमेंट ऑफिशियल और योर ऑन जॉब? आप पर मुझे मास्टर करना था उसके बाद। को मास्टर करना है. एम फार्मा. आपने मैनेजमेंट प्रबंधन सब सुना है कभी? हाँ जी सर। मैनेजमेंट इज एवरीवेयर. आपने देखा यस होगा सर। सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं हम. हाँ जी राइट. सर। ऐसे टाइम टेबल भी पार्ट है मैनेजमेंट का. तो उसी तरह जो यस सर। आपने ये जो फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट में जो आपने 4 मॉड्यूल पढ़े हैं, MV1, MV2, MV3 एंड MV4. इसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को बनाना, बहुत सारी चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना है और उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन और बेहतर कैसे हो सकता है ना? बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी. इवन केमिकल फाउंडेशन भी आपने सीखा होगा कि जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ड्रग्स में, वो किस तरह से बॉडी पर, ह्यूमन बॉडी पर वो इम्पैक्ट करते हैं. अब तक आपने सीखा कि इन सबको किस तरह से प्रोडक्ट किया जाए, इन तरह की इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, इसमें से कौन-कौन से कंपोनेंट इम्पोर्टेंट होते हैं. अब सवाल उठता है कि हमने ये सब सीखने के बाद हम इसको कैसे मार्केट में उतारें? कैसे? देखिए, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन के बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है उसकी मार्केटिंग एंड सेल्स. इसीलिए आपके इस प्रोग्राम में 2 कंपोनेंट और ऐड किए गए, दैट इज़ MV5 एंड MV6. उसके बाद आपका ये प्रोग्राम बना फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट. मीन्स फार्मास्यूटिकल्स में आपने जितने भी प्रोडक्शन किया उसको किस तरह से आप उसको बाज़ार में, मार्केट में उसको इम्प्लांट करेंगे, और उसके लिए आपको सम बेसिक नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड. तो टुडे आज हम जो बात करने जा रहे हैं मैनेजमेंट में, इसका जो हाँ कॉन्सेप्ट जी है, सर। इवन टू मेक मैनेजर. आपने जो भी कुछ सीखा उनको आप किस तरह ओके। से अपने लेवल पर, अपने मार्केट के लेवल पर इसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे और किस तरह से हम लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए, उन सब की चर्चा इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में हम लोग करने जा रहे हैं अगले जो भी 2, 4, 6 दिन हमको मिलेंगे. राइट. तो पहला है इसका बेसिकली, जहाँ
फार्मास्यूटिकल बेसिकली काइंड ऑफ प्रोफेशन, यू नो, बी फार्मा भी ऑल्दो एक डिग्री है बट इट इज़ ए प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो जब फार्मास्यूटिकल सेल्समैन सेल्स के साथ हम मैनेजमेंट जोड़ देते हैं तो वह कहीं ना कहीं प्रोफेशनल वर्ड ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो जाता है। तो यहाँ एज ए प्रोफेशनल मैनेजर कौन कौन से टास्क हमें पता होना चाहिए, कौन कौन से हमें करना है, और उससे पहले जो बेसिक चीज़ है मैनेजमेंट की, उसके बारे में हम चर्चा आज के इसमें टॉपिक में करेंगे। तो स्लाइड्स को थोड़ा सा इसको आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ मैं। Am I able to share screen? Yes, sir. सो इस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट इज हु इज प्रोफेशनल मैनेजर। यू नो, everybody is manager but everybody is not professional manager, so we should be aware who is professional manager. And second objective of this unit is to develop familiarity with various tasks of professional manager। प्रोफेशनल मैनेजर को बहुत सारे जो काम करने पड़ते हैं उनके बारे में हम लोग फैमिलिटी किस तरह से डेवलप करते हैं उसके बारे में जानेंगे। एंड थर्ड इज टू नो व्हाट एग्जैक्टली आर द टास्क which a manager has to undertake in the course of managing his organization। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए कौन कौन से वो टास्क हैं जिसको मैनेजर को अंडरटेक करने होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहला है हु इज़ प्रोफेशनल मैनेजर। सो दिशा बता पाओगी, बेसिकली प्रोफेशन के साथ अगर हम मैनेजर जोड़ दिए तो कौन होंगे प्रोफेशनल मैनेजर? आपने कुछ किसी प्रोफेशनल मैनेजर को जानते हैं? आई एम नॉट आस्किंग डेफिनेशन, कौन हो सकता है प्रोफेशनल मैनेजर? जो उसमें टीचर प्रोफेशनल मैनेजर, होटल मैनेजमेंट का एक, क्या टीचर हाँ जी सर, प्रोफेशनल टीचर में मैनेजर भी है? होते हैं। हाँ जी सर। टीचर प्रोफेशनल मैनेजर है? हाँ, उसमें टीचर्स होते हैं जो सबको मैनेज करते हैं, तो एक तरह से प्रोफेशनल मैनेजर ओके, होते देन हैं। सेकंड आपने क्या बताया? सेकेंड, होटल मैनेजमेंट में, हाँ जी, क्योंकि उसमें भी होते हैं। वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को वो लेके चलते हैं और वो अपने प्रोफेशन के साथ उसको ऐड किया हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें होटल मैनेजमेंट में जो लोग मैनेजरल पोस्ट पर हैं या मैनेजर काम करते हैं, दे कैन बी प्रोफेशनल मैनेजर। अदरवाइज हु इज मैनेजर? मैनेजर हु इज लीडिंग, who is a captain, and who is the first person to lead the organization or to lead the industry and to lead the even for example like a ship or train or bus, all are basically manager but all are not professional manager. So manager has to first of all set objectives, means he and she has to set some objectives for which firm must have achieved। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजिंग का काम कर रहा है, सबसे पहले उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स उसको अचीव करने हैं। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स पहले से ही फर्म की ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि बेसिकली उसको किस डायरेक्शन में काम करना है। इफ मैनेजर इज नॉट एबल or not aware about the objective of the firm, so
he will not work effectively, even his or her management may fail. Okay, so the foremost important task for the manager to know the objectives of the firm for which the firm or the industry has been established. There are so many definitions. Manager who can manage the things is known as manager. Even one can lead the thing. He is a leader. Leader is also manager. So as I asked that every manager is professional, no, every manager is not professional. A manager who who is leading the profession is known as professional manager. As you rightly said, that hotel management, the person who is working in hotel management, the person is working in medical industry, the person who is working in the any chemical industry or any specific industry is a professional manager. Means who is leading the profession, and that is having very clear set of objectives. So basically, managing is required for survival and growth, because there are two important factors for any organization, any management, that are survival and growth. First of all, what is survival? सर्वाइवल इफ एनी मैनेजमेंट, अगर हमने कोई भी अपना कोई मैनेजमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन हमने खोला है, वहाँ हमने कोई मैनेजर रखा है, उसका पहला काम है कि वो सर्वाइवल को एक मेन लाइन पर रखे, उसके ऊपर उसको देखना है कि एटलीस्ट सर्वाइवल के नीचे बिल्कुल ना जाए, अलार्म की तरह उसको सेट करे। ओके, बिकॉज बहुत सारे क्रिटिकल टास्क मैनेजर को करने होते हैं टू सेव the firm, to save the organization, or in other word for the survival of firm or survival of management. उसके बाद आती है ग्रोथ। उसके बाद हमें काम करना है एज ए मैनेजर कि उसके फर्दर ग्रोथ किस तरह से पॉसिबल है, यानी कि कम लागत में, कम इनपुट में आउटपुट अच्छा मिले, नंबर 1। दूसरा, क्वालिटी भी अच्छी मिले, नंबर 3। टाइम कंस्टेंट जो टाइम लग रहा है वो भी प्रॉपर बचे, और नंबर 4, उसका जो मार्केटिंग है यानी कि उसकी सेल्स है वो भी प्रॉपर हो पाए। कई बार क्या होता है कि हमने प्रोडक्शन बहुत अच्छा किया और जो सर्वाइवल का जो बेस लाइन था उससे भी ऊपर हमने प्रोडक्शन किया और क्वालिटी भी अच्छी रही हमारे प्रोडक्ट की, लेकिन हम उसको मार्केट में नहीं इंट्रोड्यूस कर पाए प्रॉपरली, या कर पाए तो प्रॉपर सेल नहीं हो पाया, तो वहाँ हमारा ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एज ए मैनेजर हमको दोनों ही चीज़ हमको साथ साथ लेके चलनी है कि हमको कंपनी का, फर्म का सर्वाइवल भी मैनेजमेंट करना है और साथ में उसका ग्रोथ भी इंश्योर करना है। और वो ग्रोथ भी कैसे इंश्योर करना है कि आपको जितने भी इंटरनल फैक्टर्स हैं उन सबको रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है, जो लेबर्स हैं उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करनी है, और जो कॉम्पिटेंसी है मैनेजमेंट स्टाफ की, इवन इंक्लूडिंग ऑल स्टाफ, सबकी कॉम्पिटेंसी हमें इम्प्रूव करनी है। और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं उनको भी हमें मैनेज करना है कि कम फाइनेंशियल रिसोर्सेस में मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सके। और फॉरमोस्ट दैट इज़ कंपनी इमेज, हमें ये भी देखना है कि हमारी कंपनी की जो इमेज है वो भी बरकरार रहे, वो डैमेज ना हो एट एनी कॉस्ट। तो ये हमारे एज ए मैनेजर हमको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। आपने बहुत सारे एग्जांपल सुने होंगे, जैसे निरमा शॉप का भी आपने सुना होगा। आपने सुना निरमा का एग्जांपल? हाँ जी, वो ऐड निरमा आती है वॉशिंग उसमें। पाउडर सुना है उसमें? हाँ, उसमें देखा आपने, अब तो खैर बहुत पुराना हो गया, अब तो आता भी नहीं है वो, है ना? उसमें एक दूध जो दिन उनमें क्या है। बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, उसको उन्होंने आइकन रखा है ना? हाँ जी सर। तो उसमें बेसिकली क्या है, उस समय जो निरमा जो इंडस्ट्री थी वो काफ़ी डाउनफॉल होने जा रही थी, और उसमें जो उनकी बेसिकली जो उसका फाउंडर है उन्हीं की बेटी का वो पिक्चर है, वो
उन्हें उसको आइकन के रूप में यूज़ किया और उसके बाद उसने उनको पॉपुलराइज़ किया। और पहले तो टीवी बहुत आता था, बट अब थोड़ा-सा था, इतना नहीं है उसका। तो आई मीन मैनेजमेंट में एक बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो दिखता है वही दिखता है। आपने बहुत अच्छा प्रोडक्शन तैयार किया, अगर आप उसकी मार्केटिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, अगर आप उसकी सेल्स स्ट्रेटजीज आपने प्रॉपर नहीं बनाई हैं, यानी कि वो कस्टमर तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो प्रोडक्शन हमारा किसी काम का नहीं रह जाता है। सेम स्टोरी विमल ब्रांड की थी। विमल ब्रांड ने भी मार्केटिंग को अडॉप्ट किया और मार्केटिंग में आपने मीडिया को, अपनी पब्लिसिटी, उन्होंने जो प्रोसीजर्स थे उनको इम्प्रूव किया और उन पर एक रिसर्च किया छोटा सा कि मार्केटिंग का बेसिकली इम्पैक्ट क्या है। तो जब तक हमारे कस्टमर तक हमारे प्रोडक्ट के बारे में ना पता होगा या उनकी क्वालिटी के बारे में वो अवेयर नहीं होंगे, तब तक वो उसको लिए मोटिवेट नहीं होंगे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं हमारे इस प्रॉपर मार्केटिंग के लिए। आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, जो बहुत सारी कंपनीज हैं जो एट ए टाइम बिल्कुल डाउनफॉल पे चली गई थी। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इवन निरमा का है या विमल का है, इवन रिलायंस भी पहले इतना नोटेबल नहीं था, बाद में उसके बाद में जब, हालांकि उनके प्रोडक्ट अच्छे थे, लेकिन प्रोडक्ट अच्छे होने के बावजूद अगर वो कस्टमर तक नहीं है उनकी क्वालिटी, तो इन्फॉर्मेशन, तो वो उनके इतने फ्रूटफुल या इतने उनको लोग उनको अट्रैक्ट नहीं होते हैं खरीदने के लिए। तो फॉरमोस्ट हमारा इम्पोर्टेंट जो हमारा है वो है कि जो भी हमने प्रोडक्शन तैयार किया है उसको हम अपने कस्टमर तक पहुंचाएं, एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ गुड मैनेजमेंट एंड व्हाट यू से दैट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। देयर आर सो मेनी एग्जांपल, इवन हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, HLL, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। आपने अभी देखा होगा इन रिसेंट टाइम में जो आपके जो पहले बहुत कम लोग इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हर दूसरा ऐड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होता है। तो उसमें भी आप देखेंगे कि छोटी छोटी बचत को वो लोग मोटिवेट करते हैं। और पहले लोग अवेयर नहीं थे तो इसलिए उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते थे, लेकिन अब क्योंकि बिकॉज ऑफ पब्लिसिटी, बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, द पीपल्स आर अवेयर अबाउट द म्यूचुअल फंड और इवन सिस्टमेटिक प्लान। इन सब के बारे में जितनी भी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, ऐसे सेम सिमिलर अगर हम अपने फील्ड को देखें, फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट को, फार्मास्यूटिकल्स में अभी भी हमें लगता है कि देयर इज ए इंडीड अभी और ज़रूरत है इसको, इंडस्ट्री को हमें और आगे बढ़ाने की, एंड दैट इज पॉसिबल टू हैव ए गुड प्रोफेशनल मैनेजर। इफ यू सी सेम पैरेलल फील्ड अगर आप देखें, हमारे जो ये आयुर्वेदा है ना, ये स्वामी रामदेव जी का, दैट बिकम पॉपुलर with the help of publicity. Although उन्होंने he started yoga, but at the same time he started the importance of some medical plants, some medical this product. तो इसीलिए यहाँ हमारे लिए जब हमने प्रोडक्शन तैयार कर लिया तो ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको मैनेजमेंट को भी थोड़ा सा सीखें और हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अपने कस्टमर तक पहुंचाने का कोशिश करें। तो आपने देख रहे होंगे कि आपके स्टडी मटेरियल में एक दो पैराग्राफ के बाद छोटे छोटे क्वेश्चन से पूछते हैं। तो जैसे अभी एक छोटा सा पूछा है कि इंटरनल फैक्टर्स जो बेसिकली अफेक्ट करते हैं सर्वाइवल एंड ग्रोथ को। तो बेसिकली इंटरनल फैक्टर्स तो आपका जो ये है, जो आपकी जो लेबर जो काम कर रही है और जो मैनेजमेंट जो स्टाफ काम कर रहा है, इफ़ दैट मैनेजमेंट and that labor staff is not trained or not motivated, तो वहाँ हमारी जो फर्म है सर्वाइवल नहीं मेंटेन कर पाएगी। इसलिए पहला तो हमारा जो फैक्टर है दैट इज है, जो हमारे जो मैन पावर जो उसमें है वो ट्रेंड होनी चाहिए। और दूसरा जो हमारा जो ये मैनेजमेंट है, इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं वो भी फ्रूटफुल और बेस्ड ऑन द गुड प्रोडक्शन एंड गुड डिलीवरी एट होम और एट द कस्टमर, वो अगर हमारे पास हैं तो हमारे फर्म को
सर्वाइवल भी होगा और हमारा जो फर्म का जो ग्रोथ है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ है, दैट विल बी बेटर। तो बात तो हम करते हैं कि हमें सर्वाइवल का भी हमें ध्यान रखना है और हमें अपना ग्रोथ का भी, फर्म का ग्रोथ भी मेंटेन करना है, लेकिन इसको हम कैसे मेंटेन करें, इनकी फर्म की एफिशिएंसी को कैसे मेंटेन करें कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रॉफिट जनरेशन के रूप में काम कर सके। उसके लिए भी फिर वही बात आती है कि बेसिकली एफिशिएंसी डिपेंड करती है आउटपुट पर। आपका जो आउटपुट जो बना है, जो मिला है, उसका जो रेशियो है वो ज़्यादा होना चाहिए बजाय इनपुट के। यानी कि आपके कम खर्चे में अगर आपका ज़्यादा आउटपुट हो रहा है या मार्केटेबल वैल्यू के अकॉर्डिंग आउटपुट की वैल्यू ज़्यादा है, देन वी कैन से देन हमारी जो फर्म है वहाँ वो एफिशिएंसी से काम कर रही है। और इसके लिए मैनेजर इज solely responsible to produce good product and to produce or to make good ratio between output and input। फिर यहाँ पर हमारे जो मैनेजर है उसकी एफिशिएंसी आ जाती है। अगर हमारा मैनेजर वो ट्रेंड है और ही इज अवेयर द मैनेजिंग स्किल, he is aware, he or she is aware this marketing skill, sales skill, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या फर्म है दैट विल बी प्रॉफिट जनरेशन, कि वहाँ प्रॉफिट हमारा आएगा। क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक बिजनेस में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है और उसका ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। जो प्रॉफिट होता है वो दोबारा फिर इनपुट के रूप में लग करके आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। तो इसलिए मैनेजर को ये नहीं है कि जितना हमें आउटपुट मिला सारा का सारा फिर दोबारा इनपुट में लगा दो। उसके लिए भी एक मैनेजर को एक स्ट्रेटजी बनानी होती है कि जो प्रॉफिट है उसका कुछ पार्ट दोबारा वो रिसाइकिल के रूप में या रीयूज के रूप में वो अपने प्रोडक्शन में इनपुट के रूप में लगाए और ये इंश्योर कर ले कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है शुरू के लेवल में उसका प्रॉपर सर्वाइवल सुनिश्चित करे और साथ में ग्रोथ भी मेंटेन करे। और तब उसको हम अपने फर्म को उस मैनेजर की स्ट्रेटजी से हम उस फर्म को अप लेवल तक ले जा सकते हैं। आपके मैनेजर को जो हमारा प्रोफेशनल मैनेजर है जिसको फर्म में जो लीड कर रहा है उसको इन सब चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ और देखनी है कि जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट है क्वालिटी, वो भी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब हम प्रोडक्शन हम अच्छे लेवल पर करते हैं तो हमारी जो क्वालिटी है वो अफेक्ट हो जाती है। शुरू में तो आप देखेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन या फर्म अच्छा काम करेगी या उसमें अच्छा प्रोडक्शन आपको मिलेगा, लेकिन जब आप लगेंगे कि प्रोडक्शन थोड़ा सा हाई लेवल पर है तो वहाँ क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है और वो मैनेजर को थोड़ा सा इंश्योर करना है कि वो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो पाए। तो दीज आर द बेसिक थिंग कि एज ए मैनेजर हमको सर्वाइवल का भी ध्यान रखना है और हमको प्रॉफिट भी देखना है और हमको जो अपनी क्वालिटी है उसको भी मेंटेन करना है, प्रॉफिट इंश्योर करते हुए। तो फिर एक छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं कि एफिशिएंसी, बेसिकली एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी इनपुट और आउटपुट का गुड रेशियो है कि जहाँ कम इनपुट यानी कि कम पैसे में अच्छा आउटपुट मिले तो हम वहाँ कहते हैं कि यस फर्म में एफिशिएंसी है और फर्म आफ्टर सम टाइम दैट फर्म विल अचीव ए गुड लेवल ऑफ इकोनॉमिक स्टेज। तो वो इकोनॉमिकल लेवल वो अचीव कर पाएगी अपने कुछ अंतराल के समय। इसलिए एफिशिएंसी मेंटेन करना ज़रूरी है और उसके लिए मैनेजर ही रेस्पॉन्सिबल है। ही इज़ रेस्पॉन्सिबल टू अचीव द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। You know, profit is essential. Profit always essential for the survival and growth of any business. Otherwise, the firm will not act. Firm will not be uh, at good level of production. एक छोटा सा सवाल और पूछा है कि प्रॉफिट क्यों एसेंशियल है बिजनेस के लिए? जैसा सुन पा रही हो? हाँ जी सर।
किसी भी फर्म में प्रॉफिट क्यों इम्पोर्टेंट है? बिजनेस में प्रॉफिट क्यों इम्पोर्टेंट है? तो उसका उसकी जो मार्केटिंग कर रहे हैं सीवीपी जितनी भी है उसमें, वो तो हर से टेंशन ही है ना। लोगों को सैलरी उससे मिलेगी, मैनेजमेंट चीजें अवेयर होगी यस, लोगों को। बेसिकली ब्रेक इवन, जो हमारा ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन पर तो कोई फर्म का डेवलपमेंट या ग्रोथ पॉसिबल है नहीं। कब तक हम हाँ, ब्रेक इवन पे देखेंगे कि जितना हमने लगाया उतना ही हमें प्रोडक्शन मिल रहा है। सारा हम लोग खर्चा करने के बाद मार्केटिंग में और इवन जो हमारी जो फर्म है उसमें जो मैन पावर है, उसमें जो उनकी सैलरीज में, उनके वेज में जो पैसा जा रहा है, उस सबको देने के बाद अगर हम ब्रेक इवन पर हैं, देन फिर व्हाट इज तो द हमारा फन? किसी भी बिजनेस को रन करने का फिर कोई मतलब नहीं होता ना। इसलिए प्रॉफिट इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्योंकि हमें कल को जो मार्केटिंग डिमांड है उसके अकॉर्डिंग भी हमें अपनी जो मैन पावर है उनकी भी सैलरी इंक्रीज करनी होंगी, उनको भी हाँ जो जी प्रॉफिट सर। का शेयर है वो देना होगा। तो प्रॉफिट इज इम्पोर्टेंट फॉर रनिंग एनी बिजनेस। ओके, जब हम कोई काम करते हैं तो ऐसा नहीं सब कुछ अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी हो जाता है। बहुत बार मैनेजर को भी बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स फेस करने होते हैं। एज ए मैनेजर, as a professional manager, I would say, then we have to face many challenges, और एंड दैट challenges क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ कंपटीशन। क्योंकि आप देख रहे हैं डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आप हर एक मोड़ पर आप देखेंगे कि सेम टाइप का बिजनेस इनबिल्ट है, तो वहाँ कंपटीशंस बढ़ता है। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपकी क्वालिटी। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, आपकी प्रॉपर सेल्स स्ट्रेटजीज़ हैं, आपकी मार्केटिंग प्रॉपर है, आपका जो डिलीवरी टाइम है दैट इज़ मिनिमम, तो इट इज़ श्योर दैट यू विल फेस minimum challenge in the industry. In your material, and in today's the fast changing world, one of the very critical tasks of every manager is anticipate and prepare for the increasing competition. आज हम देखें कि हमारे मैनेजर को हर जगह उसको पहले से ही पता है कि यहाँ हमें ये कंपटीशन हमको फील करना है, और he or she should be aware in fact that what challenge he and she is going to face, and based on that the manager should make some strategies, should prepare some strategies, and वो कैसे बना पाएगा स्ट्रेटजीज? उसके लिए उसको पता करना होगा कि उसके कॉम्पिटिटर कौन हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बाज़ार में हैं, और उन बाज़ार की जो वैरायटी है, जो प्रोडक्ट हैं, वो कहाँ-कहाँ पर उपलब्ध हैं, कितना उनको उपलब्धता का टाइम लगता है, और उनकी क्वालिटी क्या है। अगर इन सब के बारे में, और उनको कौन खरीदता है, कई बार देखेंगे कि कुछ कस्टमर्स भी डिफरेंट काइंड के होते हैं। उनको कई बार क्वालिटी तो चाहिए बट उनको जो रेट है, या प्रोडक्शन का जो रेट है, प्रोडक्ट का जो रेट है, वो भी उनको थोड़ा इकोनॉमिक चाहिए। इन सब के बारे में रिसर्च करके तब हमारा मैनेजर, प्रोफेशनल मैनेजर, जो हमारे कॉम्पिटिटिव जो एनवायरनमेंट है उसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको वो फेस करने के लिए तैयार हो पाएगा। और उसके लिए आज तो कल तो आप देखेंगे कि टीवी पर और बहुत सारे चैनल पर बहुत सारे चैलेंजेस के बारे में मैनेजर को ऑलरेडी पता चल जाता है। ही कुड अवेयर बाय सीइंग द videos and many news. Even print media is very helpful to make हम्म। aware the manager that what is going around him or her, and what is marketing trend. All these things मैनेजर को अवेयर होना चाहिए, ताकि वो जो आने वाले चैलेंज हैं उनको वो फेस कर सके। कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि बहुत इससे आजकल तो आपका प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, एंड आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। उसी इन प्रीवियस टाइम्स आप देखेंगे कि पहले ना प्रिंट मीडिया होता था, सॉरी, पहले ना इतना सोशल मीडिया होता था, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत ही कम ऐड आते थे,
और वो ऐड भी इतने स्पेसिफिक होते थे कि एक स्पेसिफिक घराने से स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के ऐड होते थे। लेकिन आज आज हमारे पास बहुत सारे मीन्स हैं अपने प्रोडक्ट को बाजार में उतारने के लिए। प्रिंट मीडिया भी है हमारे पास, सोशल मीडिया भी है। इफ़ यू सी, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैंडेट है, आप जो देखते हैं स्किल इंडिया, तो स्मॉल स्केल लेवल पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को हम लोग अपने आप भी बिना एनजीओ बनाए हम लोग स्मॉल लेवल पर हम लोग उसको खड़ा कर सकते हैं और उसको पॉपुलराइज कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि एमबीए चाय वाले का ऐड सुना आपने? हाँ जी सर। तो एक दैट वो वाज है बीटेक बीटेक गोलगप्पे वाला, जैसे बहुत सारे हैं गोलगप्पे वाला ऐसे। है, तो उन्होंने अपने आप अपना ही प्रोडक्शन लिया उन्होंने, और अपने हम्म। आप खुद ही उन्होंने मार्केटिंग की। और हाँ कैन जी। यू वन मतलब यू विल वंडर दैट बिकॉज ऑफ दैट मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनके पास कस्टमर्स बहुत सारे हो गए और उनको रेटिंग वेटिंग ये सब भी मिलने लगा। तो दिस इज एग्जांपल कि अगर आप खुद मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को और आप अवेयर हैं कि चैलेंजेस आपके सामने कौन कौन से आ सकते हैं, तो डेफिनेटली एक फर्म को सर्वाइवल से ही बचाया जा सकता है और उनके फर्दर ग्रोथ को जो है उसको एक अच्छे लेवल पर उसको पहुंचाया जा सकता है। तो मैनेजिंग फॉर इनोवेशन, मैनेजर का काम सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने जो फर्म है उसका सर्वाइवल ग्रोथ ही देखें या उसकी क्वालिटी को भी हम लोग देखें, और या उसकी जो आउटपुट हमें मिल रहा है या जो डिलीवरी टाइम मिल रहा है, जो मार्केटिंग है या सेल्स स्ट्रेटजीज हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट का जो हमारा मैनेजर है उसको एक और इम्पोर्टेंट है, दैट इज ही एंड शी इज एक्सपेक्टेड टू डू सम इनोवेशन इन द फर्म। वो अपने फर्म के बेटरमेंट के लिए मैनेजर शुड बी ए इनोवेटिव एनफ, उसको प्रॉपर इनोवेशन की जानकारी हो और वो नए नए इनोवेशन करे ताकि जो फर्म है वो अच्छे लेवल पे। लेकिन यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, इनोवेशन तो वो करे बट विदाउट हार्मिंग द फर्म। हम्म। आपने देखा कि आपने वो अभी आपने एग्जांपल दिया, वो गोलगप्पे वाला है, चाय वाला, उन्होंने उनके पास हार्म करने के लिए कुछ नहीं था। हाँ उनके जी। पास एक छोटा सा प्रोडक्शन था और उन्होंने एक रिस्क भी लिया और एक इनोवेशन के साथ सोशल मीडिया में उसको ड्रॉप किया और साथ में क्वालिटी भी मेंटेन की। और आप देख रहे हैं कि वो एक अच्छे लेवल पर उनको इवन सोशल मीडिया में रेटिंग मिली। तो यहाँ जो मैनेजर है, ही एंड शी इज एक्सपेक्टेड फॉर इनोवेटिव आइडियाज़। इनोवेटिव आइडियाज़ में हो सकते हैं कि वो जो आपका जो वो प्रोडक्शन है उसका जो इवन रैपर है उसमें वो चेंजेस ला सकता है। उसकी जो क्वालिटी है अंदर की भी जो एक और लेयर डाल सकता है, उसके लिए सिक्योरिटी लेयर डाल सकता है। और क्या कर सकता है वो, उसमें जो आपकी क्वालिटी जो बेंचमार्क हैं उसको भी उसमें डाल सकता है कि हमारे प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है। और उसमें वो जो सम लाइसेंस हैं उनको बारे में भी इंफॉर्मेशन कर सकता है कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज प्रॉपरली लाइसेंस्ड फ्रॉम रिलेटेड एजेंसी, जो भी, अगर वो मेडिकल है तो वो जो इंडस्ट्री है उससे हो, या अगर कोई फूड प्रोडक्ट है तो एफ एस ए कौन सा है वो, एफ इक्फाई क्या है वो जो आपकी जो फूड को कंट्रोल कर, एफडीए। हाँ, जो उसको जो वो कंट्रोल करता है उसके भी लाइसेंस उसमें, फूड ड्रग अथॉरिटी। हाँ, उसके भी लाइसेंस को वो उसमें वो नोटिफाई कर सकता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज प्रॉपरली मॉनिटर्ड बाय दैट लाइसेंस। लाइसेंस और लाइसेंस्ड है। यहाँ भी वो इस चीज़ को वो इनोवेट और कुछ नीट एंड क्लीन वाली भी कुछ वो ले सकता है, उनको प्रॉपर नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट हम्म। में वो उनको वो मार्केट करे, सेल करे। ये सारी चीज़ें हैं हमारी। कई बार क्या होता है कि अगर हमका हमारा प्रोडक्ट्स थोड़ा सा हल्का सा कॉस्टली है तो उसमें हम जो रैपरिंग है वो पेपर की ना लेकर के वुडन ले सकते हैं। तो इस तरह के हाँ बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हमारे जो मैनेजर है उसके पास आना चाहिए।
So manager has to plan for innovative as an ongoing task. And the first thing the manager must do it maintain close contact means ऐसे नहीं उसको इनोवेशन करना है, उसको सबसे पहले आई वॉच रखना है मार्केटिंग पर कि किस तरह की इनोवेटिव आइडियाज़ कस्टमर को अच्छे लगेंगे, कस्टमर की इंटरेस्ट के, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, कस्टमर उन नीड से लिंक्ड हों, सिंक्रोनाइज हों अगर उसके इनोवेटिव आइडियाज़, तभी वो उसको फार्म के लिए बेनिफिशियल होंगे। अदरवाइज कई बार वो मौकरी का भी एग्जाम्पल बन जाते हैं कि वो फिर अच्छे रूप में नहीं ले जाते। इसलिए प्रॉपर रिसर्च की ज़रूरत होती है कोई भी इनोवेटिव आइडिया ड्रॉप करने के लिए। मेन है यहाँ पे बेसिकली देखिए कस्टमर, उस कस्टमर को हम किस तरह से हम लोग अपने प्रोडक्ट की तरफ हम लोग मोटिवेट कर पाएँ, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। वहाँ हमारा मैनेजमेंट भी काम कर जाता है और हमारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी हमारी अच्छी हो जाती हैं। हमारी क्वालिटी बेंचमार्क भी है, अगर प्रोडक्ट उसको पसंद है तो हम लोग इवन हमारा फीडबैक सिस्टम भी अगर हमारा हो तो फीडबैक सिस्टम के बेस पर हम लोग और अपने आइडियाज़ में थोड़ा और इनोवेशन डाल सकते हैं ताकि वो कस्टमर के लिए यूज़फुल हो। वन सेकेंड। ओके, तो बेसिकली जैसे हम टीचिंग लर्निंग में देखते हैं दैट इज लर्निंग सेंट्रिक हम लोग एक्टिविटी करते हैं। सेम अगर हम मार्केटिंग की बात करें या हम प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ हमारा कस्टमर सेंटर्ड है। कस्टमर सेंट्रिक जितनी भी एक्टिविटी हों, जितनी भी कस्टमर को प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में अवेयर करने की जितनी भी एक्टिविटी हों या उस तक पहुंचाने की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो सब सेल्स मैनेजमेंट में आती है। और सो मैनेजर who is looking the firm, who is looking the इंडस्ट्री, उसकी फिंगर पे होनी चाहिए कि मार्केटिंग में कौन कौन सी चीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और प्रोडक्ट हमारा किस तरह से हमारा कस्टमर तक पहुंच सकता है, कैसे हमारा जो फर्म का वो सर्वाइवल हम लोग उसको बचा सकते हैं, कैसे हमारे जो कंपनी है उसका ग्रोथ पॉसिबल है। ऑल थिंग्स शुड बी एट द फिंगर ऑफ मैनेजर। बिकॉज अगर हम देखें तो एक अच्छा मैनेजर एक फर्म को तभी लीड कर सकता है जब उसके पास उस फर्म की टोटल इन्फॉर्मेशन हो। मीन्स ग्रास रूट से लेकर के कहाँ से हमारा जो इनपुट में जो मटेरियल है, जो जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, किस तरह से रॉ मटेरियल की क्वालिटी हमको चेक करनी है, कौन कौन से बेंचमार्क्स हैं, और उसके बाद उसको हम लोग जब हम लोग प्रोसीजर में डालते हैं यानी कि उसके प्रोडक्शन में डालते हैं, उसमें कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से हमारे जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो हमारे को इंश्योर करने हैं, और कितनी हैं हमारे पास मैन पावर लगेगी, किस तरह की मैन पावर लगेगी, वेदर द मैन पावर इज ट्रेंड और नॉट। अगर इन सब की इंफॉर्मेशन अगर मैनेजर के पास है, किस तरह का स्टाफ कौन सी शिफ्ट में लगाना है, कितनी शिफ्ट में काम करना है, तो ऑल दीज थिंग्स शुड बी अवेयर बाय द मैनेजर टू रन द फर्म in a good direction or to make the level or to achieve the good position in the industry.
तो इनोवेशन मीन्स समथिंग इज न्यू विच कैन लीड द मैनेजमेंट इन ए गुड डायरेक्शन एंड और जो अच्छा आउटपुट जिससे हमें मिले, या हम कहें कि एफिशिएंसी का जो रेशो जहाँ बढ़े, दैट इज इनोवेशन। So one is building human organization. You know, any organization जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स काम करती हो, वहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, जिससे हम उस ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स जो काम कर रहा है उनके बारे में हम सोच सकें। चूँकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल मशीनों के बेस पर तो नहीं बन सकती है कि हमारे पास देखिए पैसा भी है, मटेरियल भी है और मनी भी है और हम सोचें कि हम एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लें। नो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ ह्यूमन यानी कि मैन इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कई बार मशीन है, लेकिन मशीन भी कौन चलाएगा? मशीन भी ह्यूमन ने चलानी है, मैन नहीं चलानी है। तो जितनी हमारे पास मटेरियल इम्पोर्टेंट है, मशीन इम्पोर्टेंट है, उतने ही उसी तरह हमारे लिए, इवन इससे ज़्यादा हमारे लिए ह्यूमन या जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली उस प्रोडक्शन को में जिसमें मशीन आपकी इनबिल्ट हैं, जिसमें मटेरियल इनबिल्ट है, उन सब की क्वालिटी, उन सबको चलाने का काम जो करता है वो आपका ह्यूमन रिसोर्स करता है या ह्यूमन ब्रेन करता है। और जब तक उसके बारे में हमारी मशीनरी या हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी इंडस्ट्री नहीं सोचेगी, तब भी हम कह सकते हैं कि हमारी जो फर्म है उसका सर्वाइवल या उसका ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इफ़ यू सी इवन इन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप देखेंगे मार्केटिंग है, जैसे आप देखेंगे सेल्स एंड प्रोडक्शन है। इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक स्पेसिफिक ब्रांच है जिसमें इन सब के बारे में बहुत डिटेल से जाना जाता है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स कैसे करें, किस तरह से बिल्डअप करें, ताकि उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें एज ए मैनेजर। जहाँ हम ह्यूमन की बात करेंगे वहाँ कहीं ना कहीं हम एज ए मैनेजर या एज ए वर्कर या एज ए जो हम लोग प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होता है, जो एक तरह से ह्यूमन हैंड, उस वहाँ हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स हर जगह काम आता है। ह्यूमन रिसोर्स कहाँ ज़रूरी है? ह्यूमन रिसोर्स मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्शन में जो मशीन यूज होती है, उस मशीन को रन करने के लिए, उस मशीन को मॉनिटर करने के लिए, उस मशीन को हैंडल करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स ज़रूरी है। इवन जब प्रोडक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है, जब एक प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने का काम भी आपका ह्यूमन रिसोर्स ही करता है। ऑल्दो मार्केटिंग टेक प्लेस इन गुड वे, मार्केटिंग जब आप करते हैं थ्रू सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इनफैक्ट वहाँ भी ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी काम कर रहा होता है। लेकिन हम अगर मैनेजमेंट की बात करें, तो अपने फर्म के मैनेजमेंट की बात करें, तो हमारे वहाँ ह्यूमन रिसोर्स एवरीवेयर इनबिल्ट होता है। इवन चाहे एडवर्टाइजिंग हो, चाहे उस प्रोडक्ट की सेल्स की बात करें, आप देखेंगे आपके फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट में भी कुछ एमआर होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं नहीं? हाँ जी सर। हाँ बेसिकली जी, वो होते हैं क्या है? सर। ह्यूमन रिसोर्स है। आपने कोई केमिकल रिएक्शन से, कोई केमिकल कंपाउंड की मदद से आपने को प्रोडक्ट तैयार कर लिया। अब उसको जब तक वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उस प्रोडक्ट को डॉक्टर्स के पास या जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास नहीं पहुंचाएंगे और उनकी क्वालिटी के बारे में नहीं बताएंगे, तो तब तक वो प्रोडक्ट बिल्कुल आपके फर्म में ही रखा रहेगा। और उसके बाद वो डॉक्टर फिर उसी इंफॉर्मेशन को सजेशन के रूप में, प्रिस्क्रिप्शन के रूप में अपने पेशेंट के लिए वो आगे रेफ़र करते हैं, जब वो उन प्रोडक्ट्स के बारे में जान जाते हैं थ्रू एमआर। तो यहाँ जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसका भी रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है।
आई वुड से कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बिना मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मैनेजमेंट इतना सक्सेसफुल हो पाएगा। मैं छोड़िए, हम अपने फार्मास्यूटिकल सेल्स की बात करते हैं। यहाँ हमारे लिए डिफरेंट रूप में, चाहे वो एडवर्टाइज कर रहा हो, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, चाहे वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट हैं उनको डॉक्टर्स तक और डॉक्टर्स के साथ पेशेंट तक, इवन मासिस तक जो पहुंचाता है, उन सब का रोल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे देखे होंगे, जैसे पर्स पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड है, वहाँ भी आप देखेंगे बहुत सारे जो मैनेजमेंट में जो काम करते हैं, विभिन्न डिफरेंट ब्रांड नेम के साथ काम करते हैं। दे ऑल आर फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स। इवन यू विल सी देयर इज ए गुड चेन, इवन टीम भी होती है। आप देखिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में ऐसा नहीं कि एक मेडिकल, वहाँ भी एक प्रॉपर चैनल होता है, एक सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक एमआर होता है, उसके नीचे भी कुछ असिस्टेंट लेवल पर भी होते हैं या जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं। देयर इज ए गुड चेन, वहाँ भी आपका मैनेजमेंट इम्प्रूव होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वहाँ भी इम्प्रूव होता है। टैलेंट, रिटेनिंग टैलेंट एंड इनकलकेटिंग सेंस ऑफ लॉयल्टी, और बिना इसके तो जब तक हमारे मैनेजमेंट में लीडरशिप नहीं होगी, जब तक ये नहीं होगी, हेडशिप नहीं होगी और उसको लीड करने की नहीं होगी कैपेबिलिटी, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती हैं टैलेंट के रूप में और सेंस ऑफ लॉयल्टी के रूप में। विदाउट लॉयल्टी वन कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी जो फर्म है उसमें जो मैनेजर है वो प्रॉपर काम कर रहा है या प्रॉपर उसमें टाइम दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। इसलिए दोनों चीज़, टैलेंट एज वेल एज विदाउट टैलेंट, he or she will not be able to give any innovative ideas. Talent is linked with innovation. So, talent is important to be a good manager. Then, second is loyalty. Even in fact, loyalty is important in everywhere in every field. If you talk about management concern, so it becomes more important because manager is leading the firm, and if he and she is not loyal to the firm and the management and the industry owner, so that firm may also not be produce good production and may not the वो अपने जो सर्वाइवल का जो बेंचमार्क है उसको भी शायद वो मेंटेन ना कर पाए। तो इसलिए लॉयल्टी और आपका जो ये टैलेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये दोनों ही, अगर लॉयल्टी नहीं है और टैलेंट है, तब भी कंपनी को वो किल कर सकते हैं, कंपनी बर्बाद, कंपनी डैमेज हो सकती है, क्योंकि कई बार टैलेंट गलत डायरेक्शन में भी चला जाता है। इसलिए टैलेंट के साथ साथ लॉयल्टी इम्पोर्टेंट है। इफ द बोथ आर कंबाइंड विद ईच अदर, और दोनों में ये दोनों जॉइंटली क्वालिटी हैं किसी ह्यूमन रिसोर्स में, तभी आप उस फर्म का सर्वाइवल और ग्रोथ और डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ इंडीड रिक्वायर्ड, बोथ फैक्टर्स शुड बी इनबिल्ट इन द मैनेजर। इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं कि कई बार किसी के पास लॉयल्टी है तो टैलेंट नहीं, और किसी के पास टैलेंट है तो लॉयल्टी नहीं। दोनों ही ज़रूरी हैं टू रन organization or to achieve the organization goal, and without this the performance and the quality of production is not, may not be at the level of expectations of the customer. What is next? Yeah, sustaining leadership
effectiveness. Every manager is leader in the sense that he has to influence his subordinates to work willingly for achieving the organization objective and inspire them to put in their best efforts. कोई भी मैनेजमेंट है उसमें जो मैनेजर है वो लीडर है, और वो लीडर का काम है कि अपने जो सबॉर्डिनेट हैं, जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करे, टाइम टू टाइम ट्रेन करे एंड टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करे कि वो अपने फर्म के अपने जो प्रोडक्शन है उसके लिए वो लॉयल हों और उसके लिए बेस्ट एफर्ट्स करें टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये केवल एक मैनेजर ही पॉसिबल है। अगर मैनेजर में वो लीडिंग क्वालिटी नहीं है तो जो लेबर है या जो बाकी सबॉर्डिनेट वर्कर हैं वो भी लेथार्जिक हो जाएंगे और वो भी मतलब अनओरिएंटेड होंगे, वो उनके पास भी कोई गोल नहीं होगा। तो सबसे पहले मैनेजमेंट को या मैनेजर को ये लीडिंग क्वालिटी होनी ज़रूरी है और उनको वो सेट गोल अपने जो वर्कर्स हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको देने होंगे, और उसके साथ साथ उनके जो बेसिक इम्पोर्टेंट हैं जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज टाइम टू टाइम ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम इवन फर्दर इफ एनी कोर्स इज रिक्वायर्ड तो उसके लिए भी मोटिवेट कर सकते हैं वो। और साथ में उनको जो मोटिवेट करने वाले फैक्टर हैं, यानी जैसे उनको बोनस हुआ या उनके लिए इंक्रीमेंट हुए, ये भी टाइम टू टाइम अपने स्टाफ के वेलफेयर के लिए उनको इंश्योर करने होंगे, तभी वो इफ़ेक्टिव लीडरशिप कहलाएगी। तो ये कुछ इफ़ेक्टिवनेस लीडरशिप क्वालिटी हैं जो एक लीडर में होनी चाहिए। अगर वो अपने सबॉर्डिनेट को ध्यान नहीं रख रहा है तो सबॉर्डिनेट भी उतने मन से, उतने तल्लीनता से, उतने डेडिकेशन के साथ वो काम नहीं करेंगे। तो मैनेजमेंट और मैनेजर शुड बी टेक केयर ऑफ देयर स्टाफ और सबॉर्डिनेट स्टाफ, जिसके बहुत सारे तरीके हैं आप देख रहे हैं। उनको इंक्रीमेंट देना, उनको टाइम टू टाइम बोनस, जो भी बोनस होते हैं उनको बोनस देना, उनको इवन सम जो रिवार्ड्स हैं, टाइम टू टाइम जो रिवार्ड्स होते हैं वो भी देना, क्योंकि एक और ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट होता है। क्या है कि बहुत सारे फर्म्स एंड मैनेजमेंट में अगर किसी हमारे वर्कर से अगर कोई गलती हो जाए तो उसको वो पनिश तो कर देते हैं, लेकिन रिवार्ड्स देने में थोड़ा सा वो कंजूसी करते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है एक लीडरशिप क्वालिटी के लिए कि वो प्रॉपर रिवार्ड भी दे। अगर कोई वर्कर अच्छा काम कर रहा है तो उसको वो प्रॉपर रिवार्ड भी उसको देना चाहिए। ये एक और इम्पोर्टेंट है कि मैनेजमेंट जो हमारा जो मैनेजर है उसको क्रिएटिविटी और कंफर्मिटी दोनों में एक बैलेंस रखना है। क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, क्रिएटिविटी बहुत बार अच्छी चीज़ है, लेकिन कई बार क्रिएटिविटी फर्म को डैमेज भी कर सकती है। सो इसलिए कंफर्मिटी और क्रिएटिविटी दोनों में बैलेंस हो, तभी उस ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल एंड ग्रोथ पॉसिबल है। और उसके लिए जो मैनेजर है, जो प्रोफेशनल मैनेजर है, ही एंड शी इज हॉली सॉली रेस्पॉन्सिबल, बिकॉज बिना उसके इंटरवीन किए, बिना उसके इन्वॉल्व हुए कि वो क्रिएटिविटी और कंफर्मिटी दोनों में बैलेंस रखे, ऑर्गेनाइजेशन का आपका जो सर्वाइवल और ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे प्लानिंग है और फाइनेंस का है, मार्केटिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को देखना है कि इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज करे, प्रॉपर तरीके से लिंक करे। लिंक मीन्स प्लानिंग इस तरह से हो जहाँ फाइनेंस कम से कम इन्वॉल्व हो, मार्केटिंग भी इस तरह से करे जो ज़्यादा रीच आउट हो सके क्लाइंटेल तक और जो कस्टमर तक, और उसमें भी फाइनेंस थोड़ा सा लीस्ट फाइनेंस लगे। और इन सब के ऊपर है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे जो मैनेजमेंट में रिवार्ड एंड पनिशमेंट में पनिशमेंट को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है और रिवार्ड को कम। तो यहाँ पर भी एक बैलेंस की ज़रूरत है कि
अगर कोई आपका सबॉर्डिनेट अच्छा काम कर रहा है तो उनको एप्रिसिएशन प्रॉपर अगर को मॉनेटरी बेनिफिट उनको दिया जा सकता है इन टर्म ऑफ बोनस, इन टर्म ऑफ इंक्रीमेंट, वो भी टाइम टू टाइम ऑफर करना चाहिए फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय। अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो दे विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, और एट द लार्जर स्टेज वो बड़े लेवल तक भी क्वालिटी प्रोडक्ट को तैयार हमारा करेंगे। तो इसलिए मैनेजमेंट में ज़रूरी है कि हमारा एक ऐसा मैनेजर हो जो क्रिएटिविटी और कंफर्मिटी दोनों में बैलेंस रख सके और अपने जो लेबर है, अपने जो सबॉर्डिनेट है, उन सबको टाइम टू टाइम मोटिवेट कर सके। पोस्टपोनिंग मैनेजरल एब्सोलेसेंस, यहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट होती हैं। इनबिल्ट मीन्स जो हम लोग जैसे पर्टिकुलर डिग्री करते हैं, जैसे आप फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट की डिग्री करते हैं, तो इस कोर्स को करने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ हैं उन सब चीज़ों से आप अवेयर हों। जैसे कि जी। आपके ड्रग्स हैं, आपकी जो मेडिसिन्स हैं, उन सब के साथ अवेयर हों। लेकिन कुछ हाँ चीज़ जी। आपको ट्रेनिंग के बाद आती हैं। तुलसी जैसे-जैसे आप ट्रेनिंग करते हैं या जैसे-जैसे आप एक्सपीरियंस लेते हैं, तो उन सब के बाद आप कुछ नई-नई चीज़ें सीखते हैं। तो मैनेजर को हर समय, या आई वुड से कि प्रोफेशनल मैनेजर को हर समय सीखने के लिए, क्योंकि लर्निंग इज़ नेव एंडलेस प्रोसेस, ये कभी ख़त्म नहीं होती है और इसके लिए आदमी को सीखते रहना चाहिए। इवन आप देखेंगे कि इवन आपके जो मेडिकल इंडस्ट्री में भी जो इवन जो प्रोफेसर्स लेवल के जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हायर लेवल के, उनके भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। क्यों? चूँकि एनवायरनमेंट चेंज और जो क्लाइमेट है, जो आपका ये मार्केटिंग का जो एनवायरनमेंट है, और आपका जो कहें कि जो जो चैलेंज है, जो कॉम्पिटिशन्स हैं, उन सब पर कैसे कोप अप किया जाए, उन सब में कैसे सर्वाइवल ढूँढा जाए, उन सब में कैसे अपनी फर्म का ग्रोथ इंश्योर किया जाए, तो इस सब के लिए ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है। कई बार जो हमारे सीनियर्स हैं, उनका भी एक्सपीरियंस हम लोग काम करते हैं, क्योंकि एज ए यंग वर्कर, यंग मैनेजर, हम अपने सीनियर्स से भी बहुत सारा कुछ सीखते हैं। अब एक आता है कि बेसिकली हम इन चैलेंज को, जो हम जो चेंजेज जो बहुत सारे होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, या आप सोचें कि एनवायरमेंटल चेंज होते हैं। आप देखें कि पैरासीटामोल बहुत सारे रूप में है। अगर पैरासीटामोल सिंपल रूप में अगर इतनी इफ़ेक्टिवली काम करती, तो इसके बहुत सारे फॉर्म्स में इसको क्यों लॉन्च किया जाता है? चूँकि बॉडी में, एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और उन चेंजेस को हम कैसे मीट आउट करें, कैसे मैटिंग करें, वो मैनेजर को बहुत अच्छे से आना चाहिए। एंड ही एंड शी शुड बी अवेयर कि हाउ टू परफॉर्म इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। और उस चेंजिंग एनवायरनमेंट को समझने के लिए, जो मैं दोबारा बताता हूँ कि वो इम्पोर्टेंट हो जाती है आपकी ट्रेनिंग। चेंजिंग एनवायरनमेंट कैसे होते हैं? जैसे उसमें कहा है कि कुछ सोशल एनवायरनमेंट हैं, कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैं, कुछ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कुछ टेक्निकल, कुछ कल्चरल। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट एंड विच में अफेक्ट द प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोडक्शन। उसके लिए पहले से हमारे जो प्रोफेशनल मैनेजर हैं, या जो मैनेजमेंट में जो ह्यूमन रिसोर्स लगा हुआ है, उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रॉपर ही और शी शुड बी अवेयर दैट हाउ he will meet out with the challenge which comes occur because of change in environment, change in वेरियस जो आपके सराउंड में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें जो चेंज हो रहा है, तो उनमें वो चेंजेस को कैसे मीट आउट करेगा वो। देखिए, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, एक फॉर्मल प्रोसीजर की ज़रूरत है, और रिसोर्स को भी किस तरह से, कौन से रिसोर्स को वो कहाँ-कहाँ लगाए। जैसे आप देखते हैं कि क्रिकेट में कई बार कोई बैट्समैन अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसको फील्डिंग में उतार देते हैं, और कोई फील्डर
अगर कोई अच्छी बैटिंग कर लेता है तो उसको, यानी कि हम जो कई बार हम उसको रिसोर्स को एलोकेट करते हैं कि इस रिसोर्स को उठा के यहाँ रखते हैं और उठा करके उधर रखते हैं। जॉब अप्रेजल्स, हम लोग जो जॉब अप्रेजल्स जो मंगाते हैं अपने एम्प्लॉयज से, उनके बेस पर भी हम लोग उनका एलोकेशन करते हैं कि इसने अब ड्यूरिंग दिस जॉब अगर किसी ने कोई फर्दर एक्सपीरियंस गेन कर लिया हो, कोई फर्दर ट्रेनिंग उसने ले ली हो या कोई फर्दर क्वालिफिकेशन उसने ले ली हो, तो उसके बेस पर भी हम लोग एज ए मैनेजर उनको हम लोग जॉब एलोकेशन करते हैं, या उनको हम उनके फील्ड भी कई बार चेंज करते हैं, या कई बार उनको हम काइंड ऑफ प्रमोशंस दे करके भी हम लोग उनको जॉब एलोकेट करते हैं। तो इस तरह से जो मैनेजर है वो ही or she should be ready to meet out with the challenge, and that challenge is because of change in environment, change in economic structure, change in many other technical as well as cultural environment. So these are the changes. Coping with growing technical sophistication. Sometimes होता क्या है कि जो persons हैं, persons may be highly qualified and he or she has been involved as a manager in a firm, in a good firm, और बट ओवर द पीरियड टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं और जिनके साथ वो कोप अप कई बार मैनेजर या कई बार मैनेजमेंट में जो ह्यूमन रिसोर्स लगा है वो नहीं कर पाता है। उसके लिए भी काइंड ऑफ ओरिएंटेशन, काइंड ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज, क्योंकि जिनसे वो बहुत कुछ सीखता है, नया कुछ सीखता है, और जो नई टेक्नोलॉजी हैं उनके साथ वो कोप अप करने के लिए भी वो अपने आप को तैयार करता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका कि टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं वो टेक्नोलॉजी किसके लिए आ रही हैं, और टेक्नोलॉजी आती है प्रोडक्शन एंड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के लिए, कि जो आपका प्रोडक्शन है उसको किस तरह से क्वालिटेटिव और किस तरह से कम समय में कम लागत में तैयार किया जाए, और फिर उसकी जो इंफॉर्मेशन है टू क्लाइंटेल, टू जो उसका जो एक्चुअल यूज़र है उस तक पहुंचाने के लिए जो वेज हैं इंफॉर्मेशन के, प्रॉपर वेज या जो इफ़ेक्टिव वेज हैं, उसमें टेक्नोलॉजिकली इन्वॉल्व होती है। और इसलिए क्योंकि दोनों ही जो फैक्टर हैं, दोनों ही जो फील्ड हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इन फील्ड को प्रॉपरली टैकल करने के लिए, प्रॉपरली उसको चलाने के लिए, प्रॉपरली उसको तरह से लीड करने के लिए जो हमारे जो मैनेजर है, he or she himself or herself should be टेक्नोलॉजिकल साउंड। और टेक्नोलॉजिकल साउंड पॉसिबल किस तरह से है, मैं फिर आपको वही कहूँगा कि बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिकॉज ऑफ एजुकेशन। अगर हम इन तीनों में से किसी एक से भी अगर हम कोप अप कर पाएँ नई टेक्नोलॉजी के साथ तो दैट इज़ गुड। तो हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को ये सारे के सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कराने चाहिए कि वो मैनेजर चाहे तो वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से कोप अप करे, चाहे वो ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, अगर ट्रेनिंग से असिस्ट हो तो ट्रेनिंग के असिस्टेंट्स उसको दी जाए। अदरवाइज अगर वो किसी और मोड से या किसी भी, जैसे आजकल देखें ऑनलाइन मोड में भी बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, अगर वो उनसे वो सीखता है दैट इज़ आल्सो गुड। इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो मैनेजर है वो टाइमली जो हमारी ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं सोसाइटी में, उनके साथ वो प्रॉपर कोप अप हो सके, नॉट ओनली कोप अप, उनको प्रॉपर यूटिलाइज कर सके फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर द गुड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर वो इसके लिए उसको कर पाता है तो भी फर्म का आपका सर्वाइवल एंड ग्रोथ पॉसिबल है। देन पब्लिक क्रिटिसिज्म, आप देखते हैं कई बार आपके जो प्रोडक्ट पर बहुत सारे पब्लिक क्रिटिसिज्म होते हैं, और कई बार बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अपोजिशन बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट को देखनी पड़ती हैं। इन सब के लिए भी मैनेजमेंट में जो लीड कर रहा है उसको पहले से तैयार होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि कई बार कोई प्रोडक्ट इवन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी जुड़ जाता है, तो वहाँ अगर जैसे आपकी गवर्नमेंट चेंज होती हैं, पॉलिटिकल अपोजिशन आती हैं, तो उस समय में
उस प्रोडक्ट के लिए सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी उसकी मेंटेन्ड है, तो हमें नहीं लगता कि उसको फिर फर्दर कुछ और सोचने की या उसको कुछ डरने की या उसको कुछ और करने की ज़रूरत है। इम्पोर्टेंट है क्वालिटी, और आपका जो कस्टमर है वो अवेयर है, तो फर्म डेफ़िनेटली मतलब सर्वाइवल के लेवल पर नहीं आएगी, वो ग्रोथ करेगी। ऑल्दो इसके बावजूद भी मैंने एज ए मैनेजर उसको बहुत सारी चीज़ों को डील करना आना चाहिए, पॉलिटिकल चीज़ों को डील करना आना चाहिए, जो पब्लिक क्रिटिसिज्म होता है बहुत सारे रीजन्स के साथ, उसको भी डील करना आना चाहिए। और वो डील कैसे करेगा? वो अपनी ओपिनियन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में देगा टाइम टू टाइम थ्रू मीडिया। सोशल मीडिया भी हो सकती है और प्रिंट मीडिया भी हो सकती है, यानी कि उसको पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म को भी कई बार उसको फेस करना होगा और उसको वो प्रॉपरली उसको हैंडल करना आना चाहिए। और अपनी कंपनी को टॉप पर पहुंचाने के लिए अगर उसको लगे कि उसको लो प्रोफाइल यूज़ करना है, तो उसको लो प्रोफाइल भी यूज़ करना चाहिए। बेसिकली एज आई सेड कि द whole development of the firm or organization is around of manager only। यानी मैनेजर अगर प्रॉपरली ट्रेंड है, प्रॉपरली एबल है लीड करने के लिए, तो फर्म इज इन सेफ हैंड। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ कोपिंग विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्पायरेशन। आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, तो उसमें उसके बाद हमारी जो कस्टमर है, हमारी जो इवन मैनेजमेंट में हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है, बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं उनके साथ। अभी इस प्रोडक्शन में अगर ये चीज़ और अच्छी हो जाए, और ये सब पता करने के लिए टाइम टू टाइम जो मैनेजमेंट में जो ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है, उनको प्रॉपर रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए, फीडबैक कलेक्ट करना चाहिए, है ना। सोसाइटी में जाकर के सर्वे करना चाहिए, तब जा कर के एक उनको रिवर्स इनपुट के रूप में, रिवर्स इंफॉर्मेशन के रूप में, जिस पर वो अपना कुछ प्रोडक्शन में चेंज ला सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसके लिए भी जो मैनेजमेंट है उसको प्रॉपरली तैयार रहना चाहिए। और उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरह से फीडबैक वो ग्रास रूट से वो कलेक्ट करता है, चाहे वो फीडबैक के रूप में, चाहे वो सोसाइटी में जा कर के वो सर्वे करे, चाहे वो कोई इंटरव्यू कंडक्ट करे, चाहे वो कोई रेटिंग स्केल यूज करे। मेन है कि वो फीडबैक कस्टमर का ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर वैसे वर्षा अगर ये एस्पायरेशन अपने ह्यूमन रिसोर्स में खुद इनबिल्ट है, तो उनको भी उनकी भी चीज़ों को वो पता करे कि क्या क्या अपेक्षाएं हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स की, हमारे लेबर में जो स्टाफ है, हमारे सबॉर्डिनेट स्टाफ है, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी अपेक्षाओं को भी फाइंड आउट करके उनको जो भी रिवार्ड्स हैं या जो भी इंसेंटिव हैं, उनको टाइम टू टाइम वो प्रोवाइड करे फर्म, तो फर्म डेफिनेटली एक अच्छे ग्रोथ करेगी और एक डेवलपमेंट, प्रॉपर डेवलपमेंट उस फर्म का एक्सपेक्टेड है, पॉसिबल है। जी, एज आई सेड, जो सोसाइटी है, सोसाइटी के जो डिफरेंट सेगमेंट है, सबके साथ प्रॉपर रिलेशन होना चाहिए मैनेजमेंट का। ऐसे नहीं कि कोई प्रोडक्ट रिलीजियस बेस्ड हो, नो, हर सेगमेंट के लिए वो प्रोडक्ट रेडी हो, प्रोडक्शन उसी बेस पर हो कि वो किसी रिलेशन से या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के जो सेगमेंट हैं उससे रिलेटेड ना हो करके वो बेसिकली कस्टमर बेस्ड हो। वो कस्टमर किसी भी एरिया से, किसी भी कहीं से भी वो कस्टमर हो सकता है। तो इसको मैनेजर को थोड़ा ध्यान रखने की यहाँ ज़रूरत है कि कोई भी प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के साथ वो जुड़े ना, वो बेसिकली कस्टमर के साथ जुड़े, यानी कि प्रोडक्शन गुड हो और उसकी क्वालिटी मेंटेन हो, तो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग हो। और जो इम्पोर्टेंट है कि जो उसमें जो यूज हो रहा है मनी, मैन, मटेरियल, मशीन और टेक्नोलॉजी, वो सब भी सोसाइटी से हो, और वो ये इंश्योर करे, वो ये कहे कि हाँ यस, ये जो प्रोडक्ट है वो सोसाइटी के लिए गुड है,
सोसाइटी के लिए ही सोसाइटी द्वारा तैयार किया गया है, यानी कि आपकी फर्म भी एक सोसाइटी के रूप में ही काम करती है। तो ये आज एक छोटा-सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। तो कल दिशा थोड़ा-सा तैयार करके रहिएगा, हम बहुत थोड़ा अच्छे से इसको पिकअप करेंगे और बहुत सारा हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ठीक है सर। सर? ओके एनी सर। क्वेश्चन? कोई नो क्वेश्चन सर, पूछें? नहीं सर, नो? नो सर, अभी तो फिलहाल कोई नहीं। मैं दोबारा रीड करके फिर आपसे ठीक कल, अगर कुछ नहीं है, समझ में आया फिर ठीक आपसे कल पूछती हूँ। है, ठीक है। ओके, गुड डे। ठीक है, थैंक यू सर।